नमस्कार, टाइम्स राउंड और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्रवाद में आज बात होगी श्रद्धा मर्डर केस की और सवाल की कसाई आफ्ताब को सजा आखिरकार कब मिलेगी? क्या वाकई उसके किए की सजा वो भुगतेगा? हत्या के 180 दिन बाद भी श्रद्धा का कातिल उसके असली अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। आफ्ताब नाम के जिस शातिर कसाई को पुलिस ने पकड़ा है, उसने जांच को ऐसा घुमा दिया है कि पुलिस 5 राज्यों की खाक छान रही है, लेकिन उसके हाथ अभी तक ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं लगा जिसके बूते वो ये कह सके कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा का गला दबाया, उसके 35 टुकड़े किए और टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने महरौली जंगल में 90% तलाश पूरी कर ली है। अभी भी श्रद्धा के शरीर के सभी हिस्से नहीं मिल सके हैं और ना ही अभी तक वो आरी मिली है जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। अब बाकी बचा है जंगल का सिर्फ 10% एरिया, जिसमें पुलिस को सबूत मिलने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं महरौली के जंगलों से हमारे सहयोगी अभिषेक राज की ये रिपोर्ट। श्रद्धा मर्डर केस की जांच अब और ज्यादा तेज होती जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग ठिकानों पे अलग अलग राज्यों में अपनी टीम भेज के ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर आफ्ताब ने किन कारणों से श्रद्धा की हत्या की और हत्या करने के बाद श्रद्धा के शव के टुकड़ों को कहां पे छिपाया। इसके साथ साथ जो एविडेंस है, जो बेसिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इसको भी आफ्ताब ने कहां छुपाया है, ये दिल्ली पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। कल गुरुग्राम में टीम थी और वहां दिल्ली पुलिस की टीम को कुछ हाथ लगा है, लेकिन क्या ये अभी साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में पुलिस की लगातार कोशिश है कि जल्द से जल्द इन सारे एविडेंसेस को जोड़ा जाए और एक मजबूत केस बनाया जाए। फिलहाल नार्को टेस्ट की भी बात कही जा रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों में नार्को टेस्ट भी आफ्ताब का कराया जाएगा, जिसमें सारी सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो क्या कारण थे कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी और शव के 35 टुकड़े करने के बाद उसे जंगल में फेंक दिया। ये महरौली का वही जंगल है जहां पे श्रद्धा के शव के टुकड़ों को आफ्ताब ने फेंकने की बात कही थी। ऐसे में पुलिस लगातार इस जंगल के अंदर छानबीन कर रही है। अभी भी पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और इस बात की तस्दीक कर रही है, छानबीन कर रही है कि आखिर कहां पे श्रद्धा के शव के टुकड़ों को आफ्ताब ने फेंका है। फिलहाल केस अभी तक जो है ये पूरा का पूरा ब्लैक स्पॉट में चल रहा है। पुलिस को कुछ ऐसा ठोस अभी तक हाथ नहीं लगा है जिससे इस केस को मजबूती से पुलिस पेश कर पाए, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाए और उसके बाद केस मजबूत करके आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश हो। अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। इस बीच एक बड़ा सबूत पुलिस टीम के हाथ लगा है। पुलिस को 18 अक्टूबर के दिन का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। यह तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज में आफ्ताब बैग ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह उस वक्त का फुटेज है जब 5 महीने बाद वो श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए 3 बार रात के अंधेरे में घर से निकला था। दावा यह किया जा रहा है कि सिर, धड़ और हाथ के टुकड़ों को 18 अक्टूबर को ही फेंका गया था, जिनमें से कई टुकड़ों और सिर की तलाश अभी तक पुलिस कर रही है। इस तस्वीर के बाद भी कई सवाल उठते हैं कि क्या 6 महीने तक उसने शरीर के कुछ टुकड़ों को फ्रिज में उस कमरे के अंदर रखे? तो आज का सबसे बड़े सवाल यही है कि क्या पुलिस से 2 कदम आगे है कसाई आफ्ताब, और क्या वो जो बातें कबूल रहा है वो सच है या फिर ये सब कुछ वो पुलिस को घुमाने के लिए बता रहा है? 180 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कितनी कामयाबी लगी है और क्या इस कामयाबी के आधार पर पुलिस आफ्ताब को सजा दिला पाएगी? आफ्ताब की 20 गर्लफ्रेंड है, ऐसा उसने दावा किया। पुलिस को किसने क्या बताया? क्या उन 20 गर्लफ्रेंड तक पुलिस पहुंच पाई है? क्या श्रद्धा के दोस्तों ने आफ्ताब की पोल खोल दी है? क्योंकि कई सारे व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स आए हैं जो बताते हैं कि कितना बेरहम था आफ्ताब। सवाल यह सबसे बड़ा है देश के सामने कि क्या आफ्ताब बच पाएगा या पुलिस चकमा खा जाएगी? ना सिर मिले हैं, ना शिनाख्त अभी तक हो पाई है, ना हथियार मिले हैं, ना वो आरी मिली है जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए। तो आखिरकार इंसाफ कैसे होगा? तो इन सवालों के इर्द गिर्द ही आज राष्ट्रवाद में चर्चा होगी। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ AK जैन जी हैं जो कि पूर्व DGP हैं, रजत शुक्ला जो कि श्रद्धा के दोस्त हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं वो एक बार फिर से तस्दीक कर रही हैं कि आफ्ताब कितना बेरहम था, लेकिन ऐसी श्रद्धा के सामने क्या मजबूरी कि वो लगातार आफ्ताब के साथ रह रही थी।
डॉक्टर एलसी गुप्ता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। दीपक रहेजा भी साइकोलॉजिस्ट हैं। आशा देवी हैं निर्भया की मां। और इनसे आज हमने बात करना इसलिए जरूरी समझा कि एक लड़की के परिवार वालों के लिए कितनी मुश्किल होगी ये लड़ाई, श्रद्धा के पिता के तौर पर उनके लिए कितनी मुश्किल होगी इंसाफ की ये लड़ाई। लेकिन सबसे पहले मैं आता हूं एके जैन साहब आपके पास, क्योंकि ये जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है सर 18 अक्टूबर की बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि तब उसने सिर, धड़ और हाथ के कुछ टुकड़े तब उसने डिस्पोज किए। तो सर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसने बॉडी के टुकड़ों को क्या 6 महीने तक फ्रिज में रखा, तब उसने डिस्पोज किया, अलग अलग समय पर डिस्पोज किया? देखिए, जो भी बयान आफताब पुलिस को दे रहा है, मैं उस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बहुत एक शातिर किस्म का बदमाश है और बहुत सोची समझी साजिश के तहत इसने ये हत्या की है, सोच समझ के इसको अंजाम दिया है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 6 महीने तक उसने वो इतनी हिमाकत करेगा, इतना हौसला दिखाएगा कि बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखे, क्योंकि एक सीमा होती है जब तक कि आप बॉडी पार्ट्स को रख सकते हैं। अब ये तो आगे की तफ्तीश बताएगी। और मेरा ये मानना है कि जो नार्को एनालिसिस टेस्ट हो रहा है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है पुलिस का, वो ये कहता है कि अगर बहुत अच्छी एक्सपर्ट गाइडेंस में हुआ और बिल्कुल चुने हुए चुनिंदा प्रश्न पूछे गए जो कि पॉइंट आउट करते हैं सारे उसको कि कहाँ पे हथियार फेंका है, कहाँ मोबाइल फेंका है, कहाँ पर जो है सिर फेंका है, कहाँ पर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इसने डाला है, ये अगर ढंग से पूछा जाएगा तो बहुत कंट्रोल्ड अगर सीरम टेस्ट होगा तो ये सारी चीजें वो उगल देगा। इसकी चाहे बहुत ज्यादा कोर्ट में एविडेंशियरी वैल्यू ना हो, क्योंकि इसके साथ इसको बैक करना पड़ता है हार्ड एविडेंस से, कोर्ट्स का ये व्यू आया है। और मैं आपको बताऊं कि नार्को टेस्ट में अगर ये हम सफलतापूर्वक पुलिस ने अगर पता लगा लिया कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर अगर मिल गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी और बड़ा पुख्ता वाटर टाइट केस। नहीं, लेकिन एके जैन जी, ये सवाल मैंने शुरुआत में आपसे सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि ये तस्वीर सामने आई, 3 दिनों की ये तस्वीर है। 4 बजे के आसपास वो बैग लेकर घर से बाहर निकलता है, फिर वो आता है, कुछ इसी पैटर्न पर उसने बॉडी डिस्पोज किए थे, तब 2 से 3 बजे के आसपास की बातचीत सामने आई थी। तो यहां पर 2 सवाल हैं कि क्या मर्डर की टाइमिंग अलग है, क्योंकि पहले थ्योरी आई मई, फिर उसके बाद उनके एक दोस्त ने दावा किया कि जून जुलाई में तो मेरी बातचीत हुई थी। तो ये मर्डर की टाइमिंग को लेकर भी यहां से शक गहरा जाता है। ये वाकई पुलिस को ऐसे जाल में घुमा रहा है कि अंततोगत्वा पुलिस के पास बहुत कुछ नहीं रहेगा सर चार्जशीट में कहने के लिए सबूतों के आधार पर। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल रही है, जो फ्रिज से जो सैंपल्स हैं उनकी जो डीएनए मैचिंग होगी, जिस फ्लैट में वो रहा है उसको चाहे उसने फॉर्मल्डिहाइड से धोया हो चाहे किसी से धोया हो, वहां पर भी कहीं ना कहीं निशान मिलेंगे। शातिर से शातिर बदमाश भी बहुत सी एविडेंसेस पीछे छोड़ देता है। मैं देख रहा हूं किसी डॉक्टर का बयान आ रहा है कि उसने इसकी जो कट इंजरी थी उसका इलाज किया था। कोई मुंबई के सब आ रहे हैं। मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि जिनको भी इससे जुड़े हुए कोई तथ्य मालूम हैं, इसकी जो वायलेंस की टेंडेंसी है उनसे जुड़े हुए तथ्य हैं, उनको पता है, तो देश के हित में, देश के बच्चियों के हित में उनको सामने आना चाहिए और उनको जो है ये इस पापी के खिलाफ, इस बूचर के खिलाफ एविडेंस देनी चाहिए। ठीक, रजत मैं आपके पास आता हूं। एके जैन साहब ने कहा कि वो इतना शातिर नहीं हो सकता है, फिर कोई इतना अपराधी नहीं हो सकता है कि वो 6 महीने तक बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखे। लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं जिसमें श्रद्धा ये कहती है कि इतनी मारपीट हुई है कि मैं बेड से उठ नहीं पा रही हूं, मेरा बीपी लो है, मैं दफ्तर नहीं आ सकती, इतनी मारपीट हुई है, और तस्वीर भी सामने आई कि कैसे सिर पर, आंख पर चोट के निशान है, सिगरेट बट से दागने की बात आपने भी कही। तो क्या आपको लगता है कि आफताब इतना क्रूर था कि वो 6 महीने पहले मर्डर करे और 6 महीने तक कुछ बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में प्रिजर्व रखे और बाद में उन्हें डिस्पोज करे? देखिए, आफताब कहानियां बना रहा है और जहां तक मैं बता दूं, हम लोगों के लिए दुर्भाग्य था। अब कहीं ना कहीं ये चीज भी दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि किस तरीके से आफताब ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया था उसको कि उसने अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स, यहां तक कि मतलब फीमेल फ्रेंड्स तक को भी उसने दूर कर दिया था अपने आप से, श्रद्धा ने। और 2019 ही वो आखिरी पल था जब तक लोग कनेक्टेड थे उसके साथ में, सारे कॉलेज के फ्रेंड्स।
और उसके बाद 2021 में अचानक एक बार वो सिगरेट बर्ड्स का जो मैंने बताया था आपको, उसने अपने फीमेल बेस्ट फ्रेंड को बताया था उस बारे में, तो सब एकदम मतलब शॉक्ड रह गए थे। और तब एक बार पुलिस के पास जाने की कोशिश तक की गई थी, पर श्रद्धा ने मना कर दिया था। तो आफ्ताब मैनिपुलेटिव था, ये चीज शुरुआत से हम सभी लोगों को पता थी। वो ड्रगिस्ट था, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पता था। वो किस तरीके से वॉयलेंस करता है ये भी सबको पता था। आफ्ताब के पेरेंट्स, मेरे ख्याल से वो कुछ कॉन्शियस लोग थे जो शायद चाहते तो इन चीजों को रोक सकते थे, क्योंकि श्रद्धा विक्टिम थी और ये पूरी तरीके से मॉन्स्टर है, डेमन है ये इंसान। और इस बीच अगर कोई थे जो चश्मदीद थे, सभी चीजों को अच्छे से देख रहे थे, चाहते तो इस क्राइम को रोक सकते थे, वो कोई दोस्त और श्रद्धा की फैमिली नहीं थे, क्योंकि आफ्ताब ने श्रद्धा को उन सभी से दूर कर दिया था। वो सिर्फ कुछ कॉलीग्स थे जो अब सामने आ रहे हैं भगवान की कृपा से, और आफ्ताब के पेरेंट्स थे, जो कि अब जब ये सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है, तो पता चल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन सामने आने के 15 दिन पहले ही वो अपने 23 साल पुराने घर से गायब हैं। तो वो कहाँ हैं और वो क्यों भाग गए हैं, जहां भी भाग गए हैं, किस बात का उनको डर है? रजत दो बातें। एक तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आफ्ताब के पेरेंट्स वो शायद सबसे अहम किरदार थे जो इस अनहोनी को रोक सकते थे। उन्होंने शायद वक्त रहते कोई ठोस कदम उठा लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और श्रद्धा हमारे आपके बीच में होती। एक तो ये बात आपने ठीक कही। दूसरी बातचीत ये है कि जो खुलासे किए हैं कि आफ्ताब कह रहा है कि उसकी 20 गर्लफ्रेंड थी, 20 गर्लफ्रेंड से वो अलग अलग टाइम वो बातचीत किया करता था, ये वाकई उसका कैरेक्टर था। वो सीरियल ऑफेंडर इस तरीके से था और ऐसा उसने जाल बुन रखा था कि सभी उस जाल में फंसते चले गए और इसीलिए वो पुलिस को भी घुमा ले रहा है। देखिए, आफ्ताब जो भी कहानियां बता रहा है, इसकी पुष्टि हम शायद समय रहते इन्वेस्टिगेशन में जानेंगे कि ये वाकई में किस किस्म का इंसान था, इसने किनको डेट किया। जो बात वो क्लेम कर रहा है कि शव टुकड़ों में फ्रिज में थे और तब भी वो लड़कियों को डेट कर रहा था, वो वाकई में इतना बड़ा हैवान है या वो घुमा रहा है, सबको गुमराह कर रहा है, ये निश्चित तौर पे मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन बाहर आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज की उम्मीद आफ्ताब ने नहीं की थी, वो था कि 2019 तक उसने सब दोस्तों से कट ऑफ करवा लिया था। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, ये एक चमत्कार की तरह इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट्स बाहर आए हैं, फोटोज बाहर आई हैं और श्रद्धा के जो कॉलीग्स हैं वो बाहर आए हैं और जिस तरीके से वो अब धीमे धीमे बता रहे हैं कि क्या कुछ चीजें थी, किस तरीके से वो वॉयलेंट था, किस तरीके से श्रद्धा को बहुत बुरी तरीके से वो मारता था। दुख होता है, आपको पता है? नहीं, निश्चित तौर पर रजत दुख होता है, कायरता जैसी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि क्यों हम वहां नहीं थे। ठीक है, दोस्त के तौर पर जो आपका दर्द है वो हम समझ रहे हैं। निशा, मैं आपके पास आता हूं। ये जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, एके जैन साहब कह रहे हैं कि 6 महीने तक वो बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करके नहीं रख सकता, लेकिन जो उसकी साइकोलॉजी है, 35 टुकड़े करना, कोई इतना निर्दयी हो जाए, बॉडी पार्ट्स फ्री में रखे हुए हैं, एक नई लड़की को लेकर आता है, उस रूम में वो उससे रिलेशन बनाता है, तो क्या वो इतना क्रूर हो सकता है कि वो 5 महीने तक बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखे, प्रिजर्व करके रखे और बारी बारी से डिस्पोज करे अलग अलग जगहों पर, ताकि जब भी इस मामले का खुलासा हो तो इसको वो बेहतर तरीके से घुमा सके, जो फिलहाल वो कर रहा है? सर, एज पर जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि इंसान 5 महीने तक बॉडी को प्रिजर्व करके फ्रिज में रखे, ये पॉसिबल नहीं है। रही बात, उसने ही ये कबूला है कि उसने कत्ल किया है, तो उसने ही कुछ सबूत छोड़े या कुछ चीजें बताई जिससे पुलिस को लगा और पुलिस ने कुछ वहां पर छानबीन करी। नहीं निशा जी, हम तो ये भी नहीं सोच सकते ना कि कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर दे, गला दबाकर मार दे, ये तो उसके बाद बातें बनाए, फ्रिज 300 लीटर का लेकर आए और उसमें बॉडी पार्ट्स को रखे और एक एक कर उन्हें डिस्पोज करे। हम तो इतनी क्रूरता भी नहीं सोच सकते। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या वो 5 महीने तक इस पूरी थ्योरी को घुमाने के लिए बॉडी पार्ट्स को रखे और बाद में उन्हें डिस्पोज करे? हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, पर आई थिंक सो
वो झूठ बोल सकता है क्योंकि मैनिपुलेटिव है, तो वो और भी कहानियां बना सकता है। उसकी कितनी कहानियां सही होंगी ये हम नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं वो काफी इंफॉर्मेशन उसके थ्रू ही हमको मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ उसकी बातों पर यकीन करके, बट हाँ 6 महीने तक बॉडी को फ्रिज में रखना, वो मुझे आपके उस सवाल का जवाब तो लग रहा है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है डॉक्टर एलसी गुप्ता, भी क्रिमिनल माइंड हो, क्योंकि उसी रूम में रहना, इंसान रह ना रहा हो तो फर्क पड़ता है, पर उसी रूम में 6 महीने तक बॉडी को रहना, क्योंकि जितने भी आज तक केसेस आए हैं उसमें भी रखा गया है कि बॉडी कहीं दूसरे रूम में होती है, पर्सन आता है, थोड़ा टाइम गुजारता है और चला जाता है। बट आई वुड से, तो मेरे भी समझ से बाहर है। आई थिंक तो डॉक्टर रहेजा इसका जवाब दे पाएंगे। He deals with more psychotic patients. ठीक है रहेजा, आपका भी एक कमेंट आपका भी हो जाए, फिर मैं निर्भया की मां आशा देवी का रुख करूंगा और उनसे ये पूछूंगा कि ये लड़ाई श्रद्धा के पिता के लिए कितनी मुश्किल भरी है। बार बार सवाल आ रहा था क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है। तथ्य ये आ रहे हैं कि इंसान उस ढांचे का, उस फ्रेम का है कि उतनी क्रूरता का उसने प्रदर्शन किया। दिस इज एक्सट्रीमली क्रूअल। और ये क्रूअलिटी मतलब अगर आप तथ्यों को जोड़ें तो अब काफी चीजें कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। टुकड़े करना, उस फ्रिज में रखना, उस फ्रिज में खाना स्टोर करना, उसी खाने को खाना। आपने बताया कि 15 दिन के अंदर डेटिंग एप्स पे सक्रिय हो जाना, उस कमरे में ही दूसरी महिला को लाना और उससे संबंध बनाना। इतने दबाव के चलते पूरा, मतलब आप सोचिए कितनी शिद्दत से दिल्ली पुलिस और जितनी पुलिस लगी हुई है वो काम कर रही होगी, अभी तक उसको तोड़ नहीं पाए हैं। उसे सिर्फ इतना उगलवाना था कि मर्डर का वेपन कहाँ है, वो अभी तक उसको रिस्टोर हम नहीं कर पाए हैं। तो सोचिए कि वो व्यक्ति डेफिनेटली एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव और एक्सट्रीमली कनिंग है। और जैसे पीछे बात हो रही थी, मेरे दोस्त जो कह रहे थे कि हमें काफी चीजें कड़ियां और जुड़ेंगी जब ये नार्को हो जाएगा। उसकी एडमिसिबिलिटी कम है, ये शातिरता कहीं नार्को टेस्ट में भी ऊज आउट होगी, लेकिन उसको, उसकी डोज को मॉड्यूलेट करके उसकी जो मैनिपुलेटिवनेस है उसको क्षीण किया जाएगा और फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कड़ियों को जोड़ के उस केस को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि इसको नेल किया जा सके। नहीं, तो लेकिन बड़ा सवाल दीपक रहेजा जी ये है कि क्या ये कड़ियां यहां पर जुड़ती दिखाई दे रही हैं क्या? क्योंकि एक सिरे से आप जोड़िए, दूसरे सिरे से वो कड़ी छूट जा रही है। अभी तक कहानी ये थी कि 6 महीने पहले उसने मर्डर किया और उसके अगले 18 दिनों में उसने बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज कर दिए। अब सीसीटीवी तस्वीर 18 अक्टूबर की आ गई है, 2-3 दिनों की तस्वीर आई है जिसमें वो बैग लेकर बाकायदा जाते दिखाई दे रहा है। तो यहां से ये पूरी थ्योरी अलग होती दिखाई दे रही है। सर मैं आता हूं आपके पास, लेकिन आशा देवी जी, श्रद्धा के पिता के लिए यह लड़ाई कितनी मुश्किल भरी है? एक बेटी के लिए इस तरीके से इंसाफ की जंग लड़ना, खास तौर पर तब जब सबूत बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हो, बहुत क्रिस्टल क्लियर ना हो, ऐसे में अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाना कितना मुश्किल भरा है? देखिए ये तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तो इस चीज को समझती हूँ। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद, 2012 में भी घटना हुई थी, उसके बावजूद क्या हमने कुछ सीखा है? उस घटना से कुछ सीखा है? हमारा सिस्टम ने कुछ सबक लिया है? नहीं लिया है। जो हालात 2012 में घटना हुई थी वही हालात आज भी है। आप अभी बात कर रहे हैं, सबको मैं नमस्ते करती हूँ, सबका मैं सुन रही हूँ कि कोई 6 महीना तक पार्ट कैसे रख सकता है। तो मैं तो ये भी पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि कोई इंसान कैसे किसी को टुकड़े टुकड़े में काट सकता है? जिस तरह से समाज में घटनाएं हो रही है, निर्भया के साथ जो घटना हुई थी और भी बच्चियों के साथ हुई है। निर्भया की घटना से पहले 8 महीने पहले 12 में ही एक छावला में घटना हुई थी उस बच्ची के साथ। तब क्या ये इंसान कर सकता है? ये तो जानवर भी नहीं करता है। जानवर भी काट कूट के पेट भर के छोड़ देता है, ये तो जानवर भी नहीं करता। लेकिन बात यह है कि इतना बर्बरता के बावजूद क्या उस बाप को इंसाफ मिलेगा? क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? जिस केस में इतना प्रूफ था, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया निर्भया केस में, उसको 8 साल लग गए।
मेरे को दर दर भटकना पड़ा। आप लोग गवाह हैं, पूरा समाज गवाह है, पूरा मीडिया गवाह है। कानून में इतने लोग फुल्स हैं कि 4-4 बार फांसियां कौन हुई, फिर जाके निर्भया को चलिए पूरा समाज ने साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, पूरा सिस्टम ने साथ दिया, निर्भया को तो इंसाफ आशा देवी मिला। जी, जो हालात इस केस में अभी हैं और जिस तरीके से आफताब इस पूरी कहानी को घुमा रहा है, पुलिस घूम रही है, 5 राज्यों में अलग अलग जगहों पर जा रही है, और आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि ठोस तौर पर सबूत अभी पुलिस के हाथ नहीं है। क्या आपको ये शंका है, क्या ये डर है कहीं आफताब बच तो नहीं जाएगा? बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है, क्योंकि इसलिए डर है कि अभी 7 तारीख को एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है कि लोअर कोर्ट ने फैसला दबाव में दिया और हाई कोर्ट ने उस फैसले को देखा नहीं। अब पुलिस ने पर्याप्त सबूत नहीं रखा, इसलिए मैं तीनों मुजरिमों को बरी करता हूं। तो ये मुझे डर है, उस बाप के लिए डर है, उस माँ के लिए डर है, इस समाज के बच्चियों के लिए डर है कि क्या जब 6 महीने बाद ही केस का पता चलता है, टुकड़े टुकड़े बॉडी मिल रही है, तो पुलिस इसको कैसे कैसे पर्याप्त सबूत जुटा पाएगी? कैसे एक जानवर को फांसी तक पहुंचाने के लिए सबूत जुटा पाएगी? मुझे बहुत डर है, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बैठा हुआ है कि चाहे महिलाओं के साथ रोड पे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने टच से मस नहीं। चाहे हमारी सरकार, चाहे हमारी पुलिस की नाकामी के वजह से हमारे समाज में इतनी घटनाएं हो रही है। अरे पुलिस को, दिल्ली पुलिस को तो कम से कम निर्भया केस से सीखना चाहिए। आखिर निर्भया केस में दिल्ली पुलिस ने, मैं आशा जी आपके पास आता हूं। बिल्कुल आपका डर वाजिब है और इसकी बिल्कुल डॉक्टर एलसी गुप्ता साफ वजह है। पुलिस के हाथ अभी तक सर कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला, ना तो सारे बॉडी पार्ट्स। पुलिस को ट्रेनिंग दी जाए कि इसमें सबूत जुटाए और इस मैं आता हूं आशा जी आपके पास। मैं आप ही के सवाल को लेकर डॉक्टर एलसी गुप्ता के पास जा रहा हूं। ना तो अभी तक उसके सारे बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए, ना तो सिर मिला, ना तो हाथ मिला, ना तो मर्डर वेपन मिला है। सर जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो श्रद्धा के ही हैं, ये भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, बेंजीन टेस्ट करती है, उसमें कुछ साफ नहीं निकल कर आता है। वो इतना शातिर था। ऐसे में फॉरेंसिक विभाग की जिम्मेदारी काफी अहम है और मुझे लगता है कि अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ फॉरेंसिक टेस्ट से ही उम्मीद है। आपको लगता है कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां पर पहुंचे, एफएसएल टीम को इतना कुछ वहां पर मिला है कि आफताब को कटघरे में खड़ा कर उसे दोषी साबित किया जा सके? या फिर आशा देवी का जो डर है कि कहीं वो बचकर ना निकल जाए, वो डर सही तो नहीं हो जाएगा? जहां तक आशा देवी जी का डर है वो कहीं हद तक सही है और होना भी चाहिए। अगर ये डर नहीं होगा और ये शंका नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। जहां तक एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब का जो रोल है, उनके पास में जो भी एविडेंस आएंगे सिर्फ उनके बारे में वो 2 बात कह पाएंगे। इसका जो सैंपल का जो रिजल्ट निकलेगा, इसको इंटरप्रेट करना है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने। सबसे पहले इस डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो डिफरेंट जगह पे पार्ट मिल रहे हैं, उन पार्टों को एक जगह इकट्ठा करके सबसे पहले इसका एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एक मिलान होना चाहिए। उसके बाद में इसके हर पार्ट के डीएनए सैंपल्स लेके और इसके फादर के, ब्रदर के, जो भी अवेलेबल इसके भाई बहन हैं, उनका सारा सैंपल लेके एक साथ इनको मैच करना चाहिए और पहले ये रूल आउट करना चाहिए कि इसकी डेड बॉडी है कहां, इस डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन क्या है। हम क्या कर रहे हैं? एक अक्यूज को पकड़ लिया हमने, एक शातिर को पकड़ लिया, उसके साथ कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कड़ी जोड़ने की जगह ये होना चाहिए कि हमने मृतक का आइडेंटिफिकेशन करके मर्डर तक पहुंचा जाए। एक चीज डॉक्टर एलसी गुप्ता समझाइए, फिर मैं जैन साहब का रुख करता हूं, क्योंकि असली सवाल पुलिसिया सिस्टम जो जांच चल रही है उसको लेकर भी है। उसके फ्लैट से क्या कुछ ऐसा मिला होगा जिससे उसको दोषी साबित किया जा सके? बेंजीन टेस्ट में अगर ब्लड स्पॉट्स नहीं मिलते हैं तो क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे पता लगाया जा सके? फ्रिज से क्या कुछ मिलने की संभावना है, क्योंकि उसने बॉडी पार्ट्स उसमें फ्रीजर में रखे हुए थे।
तो वहां से क्या मिलने की संभावना है एफएसएल टीम को? क्योंकि श्रद्धा वहां रहती थी, यह बात तो ठीक है, बैग मिला, उसके सामान मिले, लेकिन श्रद्धा का मर्डर उस फ्लैट में हुआ, वहां पर सबूत इस बात को लेकर मिले, इसकी कितनी गुंजाइश बनती है सर? देखो ऐसा है, एक सो कॉल्ड मर्डरर ये कह रहा है कि मैंने पीस काट के फ्रिज में रखे थे। ये बात सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है? मानो वो झूठ कह रहा है तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जो एक्सपर्ट्स आएंगे उनको क्या सैंपल मिलेंगे? कोई सैंपल नहीं मिलेंगे उनको। तो ये बात अभी डिपेंड कर रही है कि हम सब जगह से ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन करके फिर जो जो हमें फैक्ट्स मिले उन कड़ियों को जोड़ते हुए मर्डरर तक पहुंचे। आपके इस केस के अंदर जो पोजीशन है, अभी नार्को टेस्ट होना है, बहुत इस स्टेज में होना बहुत जरूरी था, जहां हम इसकी इंट्रावीनस लाइन से इसको सोडा पेंटाथाइल के इंजेक्शन धीरे धीरे लगाएंगे और जब ये अर्ध चेतना की स्टेज में पहुंच जाएगा और अर्ध सुप्तावस्था में पहुंच जाएगा तो इसके बाद में इससे पूछा जाएगा। ये झूठ बोलने की पोजीशन में नहीं रहेगा। नहीं डॉक्टर गुप्ता, नार्को टेस्ट क्या 100% सच है? हो सकता है इसने, और नार्को टेस्ट में वो जो बताएगा उससे आपको बैक करना पड़ेगा सर। वो सबूत कहां से आएंगे? मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी कोई आज की तारीख में जैसे नार्को टेस्ट होता है, ये बहुत बड़ा शातिर है। इस पे डिपेंड करेगा कि हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कितने बढ़िया सेट ऑफ क्वेश्चन बना सकता है और उन सेट ऑफ क्वेश्चन का किस तरीके से इससे जवाब पूछा जा सकता है। ये कितना भी तेज हो, नार्को टेस्ट में 100 में से 90% अगर वो शातिर बदमाश नहीं है तो उसके झूठ होने के चांसेस कम होते हैं। जहां तक साइकेट्रिस्ट लोग होते हैं, ये उसको एनालिसिस करते हैं तो बहुत नार्को एनालिसिस की जाती है। ऐसा नहीं है कि ये नई टाइम हो रहा है, पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर हमें धीरे धीरे स्पेक्युलेशन को छोड़ के, अननेसेसरी अजम्पशन और प्रजम्पशंस को छोड़कर हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की सारी कड़ियां पूरी करनी चाहिए। देयर आफ्टर वी शैल डिस्कस इन अकॉर्डेंस टू द एविडेंसेस अवेलेबल। ठीक है, एके जैन साहब जो बातें कह डॉक्टर एलसी गुप्ता और जो आशा देवी जी के सवाल हैं, आफ्ताब, और जो उनका डर है, और ये सवाल मेरा भी है क्योंकि अभी तक पुलिस को सिर नहीं मिला, मर्डर वेपन नहीं मिला। पुलिस के सामने अभी भी बड़े सवाल है कि सारे बॉडी पार्ट्स कहां हैं, मर्डर कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इस सवाल का ठोस जवाब पुलिस के सामने अभी नहीं है सर। क्या आफ्ताब बच तो नहीं जाएगा, जो आशा देवी जी का डर है? और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस सवाल को पूछ भी रहे हैं क्योंकि पुलिस के हाथ सबूत नहीं है अभी भी ठोस तौर पर। देखिए, पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेना बड़ा जरूरी था और फिर आवश्यकता पड़ेगी फिर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। रही बात इस बात की कि इसको सजा होगी कि नहीं, मैंने अपनी सर्विस के दौरान, लंबी सर्विस के दौरान ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें कि डेड बॉडी की रिकवरी नहीं हुई है, जिसमें कि मार के ऊपर जिंदा फेंक दिया नदी में और लाश तक नहीं मिली। कोई मर्डर वेपन स्वाभाविक रूप से था ही नहीं, पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से उसको मैच कराया गया, नार्को एनालिसिस टेस्ट से उसको मैच कराया गया। नार्को एनालिसिस टेस्ट में जो कन्फेशंस थे, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि शातिर है, शातिर से नहीं होता। शातिर जो है वो कंट्रोल नहीं रख सकता बॉडी के ऊपर, उसके लिए अलग प्रक्रियाएं हैं। उसके लिए मैं इसमें डिटेल में इस समय यहां नहीं जाना चाहूंगा, रहेजा साहब बताएंगे, पर ये उसके लिए संभव नहीं है। ये अभी कच्चा खिलाड़ी है और ये सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी और मेरा पूरा विश्वास है। सर, आपको लगता है ये कच्चा खिलाड़ी है? जी हाँ, 20 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स के बाद अलग अलग जगहों पर बातचीत, 35 टुकड़े काट देना, वेल प्लान वो करता है, फ्रिज लेकर आता है, टुकड़ों को छिपाता है। ये आपको लगता है सर अभी कच्चा खिलाड़ी है, पुलिस उसको नहीं ट्रैक कर पा रही है? देखिए, मैं निठारी कांड हुआ, ऐसे और कई कांड हुए हैं जघन्य, जिनमें कि कई हत्याएं की गई हैं। तो धीरे धीरे ये अभी इसको लग भर रहा है कि ये घुमा रहा है। धीरे धीरे सब एविडेंसेस, पब्लिक भी इसमें सपोर्ट कर रही है पुलिस का, वो भी आ रहे हैं सामने और गवाहियां दे रहे हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक इसके मोबाइल की डिटेल्स हैं सब पुलिस के पास होंगी। जो भी चैट की है इसने अलग अलग उस पर, देखिए होती है, हम लोग देखते हैं ए पार्टी बी पार्टी, किसको फोन किया। अगर इसने भी फोन इस्तेमाल किया है श्रद्धा का,
तो भी पता चल जाएगा कि किससे बात की और उनसे क्रॉस चेक हो जाएगा। पुलिस के पास सारी डिटेल्स होंगी कि कब तक वो जिंदा थी और कब के उसके बाद जो है कब इसकी हत्या कर दी गई, कब से इसका मोबाइल जो है वो इसके कब्जे में आ गया या इसने उसको डिस्पोज ऑफ। आपने जो बातें कही, मैं आशा देवी जी का रुख करता हूं। आशा देवी जी, एके जैन साहब की बातों से आपको लग रहा है, कुछ विश्वास बन रही है आपको कि आफ्ताब को सजा मिलेगी? देखिए, जो सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा शक यहाँ पे, मेरा डर ये है कि क्या पुलिस इतना जो सर कर रहे हैं उतना कर पाएगी? क्योंकि जिस केस में लाश मिल जाती है, चाहे एविडेंस मिल जाता है, उसमें ठीक से काम नहीं होता, उस मुजरिम के खिलाफ सबूत नहीं जुट पाता है। तो इसमें तो बहुत अलग चीजें हैं। तो जो सर कर रहे हैं अगर उस तरीके से हो तो एक उम्मीद है, लेकिन मैं कह रही हूं कि क्या पुलिस इसमें इतना एविडेंस जुटा पाएगी? अभी तो जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं, अभी एक मुजरिम से सच नहीं उगलवा पाए, उससे जो हथियार है, उसका बॉडी सिर कहाँ फेंका है, मोबाइल कहाँ है, ये नहीं पूछ पाए। तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि नहीं वो सारे एविडेंस जुटा लेंगे या उसको सजा मिल जाएगी? जैन साहब, मैं फिर अभी पीछे की केस पे आती हूँ कि उस लड़की छावला वाला केस में लड़की की बॉडी भी मिल गई थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी सबूत के अभाव मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट से छूट गया वो कि पुलिस ने। तो इस केस में पुलिस कैसे एविडेंस जुटाएगी? जैन साहब, इस डर का कोई समाधान है सर आपके पास? देखिए, मैं आशा देवी जी को भी विश्वास दिलाता हूं, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है और दिल्ली पुलिस ने इसमें 1 दर्जन से ऊपर टीमें लगा रखी। हर चीज, हर एविडेंस जो कलेक्ट की जा रही है वो मीडिया से शेयर नहीं की जाती है, जनरल पब्लिक से शेयर नहीं की जाती है। उस पर काम चल रहा है, सीनियर ऑफिसर्स इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का बड़ा अच्छा इतिहास रहा है, मैंने निर्भया केस को मॉनिटर किया है, बहुत अच्छी इन्होंने चार्जशीट सबमिट करी। देखिए, अब हाई कोर्ट में समय लग जाए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में 6-6, 7-7 साल की पेंडेंसी रहती है, उसमें समय लग जाए वो बात दूसरी है। पर मेरा अटूट विश्वास है इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में और पुलिस सिस्टम में, और मुझे लगता है कि इस नेशनल इंपॉर्टेंस के केस में पुलिस अपने कर्तव्यों पर खरी उतरेगी और इसमें अवश्य ही इसमें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान के फांसी ना भी दी गई तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसमें नहीं सर, ये केस तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर दिख रहा है ना सर? 35 टुकड़े कौन कर देता है सर? तो अभी से उम्र कैद, इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे बेकार क्या हो सकता है? इससे बर्बरता क्या हो सकती कि किसी के बॉडी को 35 टुकड़े में कर दो? तो सर, आप जो कह रहे हैं, मैं सर आप पे विश्वास करती हूँ, आपकी बातों का समर्थन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारी अदालतें इस मुजरिम को सजा दे और उस बच्ची के माँ बाप को इंसाफ मिले। लेकिन फिर भी वही लेकिन का सवाल है कि अब इससे ज्यादा बर्बरता क्या हो सकती है कि इसको फांसी नहीं होगी? तो हमें यही देखना है। चलिए, हम आप पे विश्वास करते हैं, आपके बात पे, अपने दिल्ली पुलिस पे मैं भी विश्वास करती हूँ। मैं कभी नहीं ये कहती कि नहीं दिल्ली पुलिस काम नहीं करती, लेकिन कई केसों में ऐसा हुआ है कि पुलिस ने सही एविडेंस नहीं दिया है। वो जब कुछ भी हो तो कहीं ना कहीं ये शक पैदा करता है, क्योंकि हमने पुलिस के साथ हमारी केस जब हुई थी, हमने बहुत समय बिताया, बहुत चीजें हमने से। ठीक है आशा देवी जी, आपका डर और आशंका बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन रजत, मैं आपके पास आता हूं। कुछ दोस्त निकलकर सामने आ गए। आपका कितने लोगों के दोस्त का ग्रुप था जिनसे श्रद्धा टच में रहा करती थी? क्या इस दौरान ये घटना चूंकि सामने आ गई, मीडिया में कुछ दोस्त सामने आ गए, क्या आपस में आप लोगों की बातचीत हो रही है आफ्ताब को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर, कुछ और बातें जो आप दर्शकों को बता सके? देखिए, श्रद्धा जो थी वो बहुत जॉली टाइप की लड़की थी, मिलनसार व्यवहार उसका था काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से कॉलेज की अलग अलग ग्रुप्स थे। कॉलेज में एक क्लास का ग्रुप था, एक हमारा एक और ग्रुप था जो कि अलग थोड़ा ग्रुप था, जो कि हमारा थिएटर का ग्रुप था, जिसमें एक्टिंग करते थे हम लोग, अलग अलग स्टेजेस पे परफॉर्म करते थे। श्रद्धा डांसर भी थी बहुत अच्छी, तो श्रद्धा का वो एक ग्रुप था जहां हम कल्चरल इवेंट्स में परफॉर्म भी करते थे।
मैं एंकरिंग करता था, श्रद्धा डांसिंग करती थी। उसके अलावा श्रद्धा का हैंग आउट करने का यानी कि घूमने फिरने का ग्रुप अलग था। कॉलेज के पास ही एक जगह है, मतलब उसे कहा जाता है महाराज की ऐसी दुकान है, वहां चाय पीने के लिए जाया करती थी श्रद्धा अक्सर। वहां कॉलेज के बाद बैठना उसे पसंद था, तो वहां कुछ अलग दोस्त थे। इस तरीके से बहुत सारे लोगों से घिरी हुई थी श्रद्धा। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया 2019 के बाद सबसे कट गई। इस तरीके का प्रभाव था आफ्ताब का। और अब जब नहीं, लेकिन रजत एक बात बताइए, आप शुरू से इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी रजत कि वो इतना बदल गई, इतना परिवर्तन? जो आप बातें बता रहे हैं कि स्टेज शोज करना, अलग अलग ट्रिप्स पर जाना, बाहर जाकर एंजॉय करना, चिल आउट करना, ये अगर किसी लड़की की आदतों में शुमार रहा तो अचानक से ऐसा क्या होता है कि वो बदल जाती है आफ्ताब के संपर्क में आने के बाद? मारपीट होती है, मारपीट के बाद भी वो पुलिस केस तक करने से बचती है। एक बार आपने बताया कि शायद वो बहुत कमिटेड थी कि पुलिस केस करेंगे, फिर बैक हो जाती है। ऐसी क्या मजबूरी थी श्रद्धा के सामने? मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है। एक ब्लैकमेलिंग जो सामने आ रही है अभी की उस दिन भी जब उसने पुलिस कंप्लेन वापस ली थी, तब भी यही सुनने में आया था कि आफ्ताब ने कहा था कि अगर तुम वापस अभी घर नहीं आ जाती हो तो मैं अपने आप को मतलब सुसाइड कर लूंगा, मैं अपने आप को फांसी लगा दूंगा। तो इससे समझ में आता है कि वो किस तरीके से डिस्टर्ब्ड थी। किसी भी इंसान को, औसतम इंसान को अगर कोई इंसान इस तरीके से डरा दे, क्योंकि श्रद्धा मुझे लगता है कालांतर में वीक हो रही थी कहीं ना कहीं। ये अब समझ में आ रहा है जिस तरीके से ये केस प्रोग्रेस हो रहा है, जिस तरीके से अब बातें बाहर आ रही हैं। श्रद्धा जो कि बोल्ड एक समय पर थी, 2018 तक थी, वो धीमे धीमे ये आफ्ताब के ही निरंतर दबाव से, इन्फ्लुएंस से, उसने क्या माइंड गेम खेला है उसके साथ में जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी, ये अपने आप में एक सवाल है। ये सवाल है कि किस तरीके से एक इंसान फ्रेंड्स और फैमिली से जब दूर कर देता है, जब उसके अपने असली हितैषी जब उससे दूर हो जाते हैं, दुर्भाग्यवश वो नहीं पता कर पाते कि क्यों वो हुए हैं। उनको लग रहा होता है कि शी इज एट अ बेटर प्लेस, वो शायद एक ऐसे इंसान के साथ में जो बेहतर है, शायद उससे प्रेम करता है, तो अच्छा, कोई दिक्कत, सेफ है। लेकिन फिर जब बाद में धीमे धीमे बातें बाहर अब निकल के आ रही है तो दुख हो रहा है कि उसको नहीं जाने देना चाहिए था। लेकिन दीपक रहेगा, एक सवाल यहां पर उठता है, जो बातें रजत कह रहे हैं और ये बातें वाकई काफी बड़ी हैं, गंभीर हैं। क्या बहुत कुछ सोच रखा था आफ्ताब ने बहुत पहले से कि पहले उसको उसके दोस्तों से कट कर दो, उसकी नॉर्मल लाइफ से कट कर दो, जो उसके हितैषी हैं उनसे उनको बिल्कुल अलग कर दो, और शायद इतना उसको प्रभाव में ले लिया कि मारता है, पीटता है, सिगरेट से जलाता है, चोट और कट के निशान होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट में बात सामने आती है, उसके बावजूद जो लड़की बोल्ड थी वो बोल्ड स्टेप नहीं उठा पाती है? देखिए, जो आफ्ताब की पर्सनालिटी का हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाइंडसाइट में, इस तरह के व्यक्तित्व अक्सर रिश्तों में इतनी पकड़, इतनी कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं कि उनका बिहेवियर बहुत एक्सट्रीम पे चलता है। पल में तो वो इतने चार्मिंग हो जाते हैं, वो जो माइंड गेम की बात हो रही है, इतना इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, इतने अपने प्रभाव में ले लेते हैं, और पल में इतने दानवीय हो जाते हैं। जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, मार पिटाई करना इस हद तक कि उसके चेहरे पे कट के निशान, उसको इलाज की जरूरत पड़ी, तो ये बहुत एक अननोन चीज नहीं है। इस तरह की जो बीमार विकृत सोच है वो इस तरह का एक्सप्रेशन कर सकती है। और फिर रिश्ते के चलते क्या ताना बाना हुआ, क्या आपसी मतभेद हुआ, और किस स्टेज पे आफ्ताब ने ये तय किया। बिकॉज अर्लियर तो हम ये सोच रहे थे कि शायद फिट ऑफ रेज में शायद मर्डर हुआ होगा, लेकिन जो कड़ियां जुड़ रही हैं, किस तरह बॉम्बे से दिल्ली आना, फिर दिल्ली में 3 दिन के अंदर ही इतना बड़ा स्टेप हो जाना, तो कहीं उस रिश्ते में क्या चल रहा था। और निशा जी, सिर्फ इतनी बात नहीं है, ये पता था कि जब ये मामला खुलेगा तो पेरेंट्स तक भी पुलिस पहुंचेगी। पेरेंट्स के वेयर अबाउट को लेकर बहुत कुछ ठोस जानकारी नहीं। पेरेंट्स जहां पर 23 साल से रह रहे थे, रजत ने बताया किस तरीके से उन्होंने अपना पता बदल दिया, ये सब कुछ वेल प्लान्ड है, और शायद इसीलिए उसने इतना अलग कर दिया को उसके दोस्तों से, उसके हितैषियों से, कि बाद में आगे चलकर कोई उसका साथ ना दे सके और वो जो चाहे वो कर सके।
देखिए, इस केस में बार बार आ रहा है कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज किया है। सोचिए, किसी की बॉडी को सिगरेट से जलाना, क्या एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल पार्टनर करता है? वो कोई मेंटली सिक इंसान ही कर सकता है कि सामने वाले को तकलीफ देना। देखिए, किसी को तकलीफ पहुंचाना, अगर हस्बैंड वाइफ में या कपल में कभी कोई झगड़ा होता भी है तो अगर किसी को चोट भी लगती है तो वो उसी वक्त उसका, पर किसी को सिगरेट से जलाना ये पर्पसली है। इसी को हम फिजिकल अब्यूज कहते हैं, जब हम डेलिबरेटली कुछ करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में एक चीज तो आ रही है, उसने डेलिबरेटली उसको हार्म किया है। ठीक, उसकी साइकी में विकृत साइकी थी। वो बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है, क्योंकि ये एक सोच है और ये सोच का पैटर्न बचपन से चलता आता है और आगे चलकर एक विकृत रूप ले लेता है। बिकॉज एक पानी का जैसे घड़ा है, वो भर जाता है और वो घड़ा कई सालों से भर रहा था। ठीक है निशा, मैं आपके पास आता हूं, थोड़ा सा वक्त कम है। मैं डॉक्टर एलसी गुप्ता का रुख करूं। डॉक्टर एलसी गुप्ता, जल्दी से 30 सेकंड में मुझे ये बताइए कि नार्को टेस्ट पर हम कितना भरोसा करें सर? नार्को टेस्ट में क्या बड़े 5 सवाल होंगे जो एक्सपर्ट्स पूछेंगे और उन सवालों का सही जवाब मिलने की कितनी उम्मीद है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। देखिएगा, नार्को टेस्ट की जहां तक हम पोजीशन देख रहे हैं, इस स्टेज में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। उसका कुछ फायदा निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा हमारे इन्वेस्टिगेशन में। जो क्वेश्चनियर बनाएंगे, एक सेट ऑफ क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने कुछ सीनियर्स और एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए इसमें इन्वॉल्व करेगा और उनसे बात करेगा। जब वो इंजेक्शन लगाया जाएगा सोडियम पेंटाथॉल का, तब उस टाइम पे धीरे 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 बहुत ही लो स्पीड से हम इंजेक्शन लगाते हैं और धीरे से जब वो असुप्त अर्धसुप्त अवस्था में चला जाता है तो वहां पे हम उससे क्वेश्चनियर पूछना चालू करते हैं। वो नहीं, लेकिन डॉक्टर एलसी गुप्ता, यहाँ पर बात ये भी है कि शायद आफ्ताब ने खुद को इसके लिए तैयार कर रखा है, क्योंकि उसने सहमति दी। जैसे उससे पूछा गया, पहली बार में उसने सहमति दे दी। तो क्या उसके दिमाग में कुछ है, और या फिर उसको पता था कि आगे नार्को टेस्ट की स्थिति आएगी, इसलिए उसने पहले से कहानी का ताना बाना ऐसा बुनकर रखा है और पुलिस को इतना घुमाकर रखा है कि जो भी कुछ कहे उसको बैक न कर पाए पुलिस? ये भी बड़ा सवाल और बड़ी चिंताएं हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। वक्त इतना ही है, लेकिन जो चिंताएं आशा देवी की हैं, निर्भया की मां है, वो चिंताएं इस वक्त देश में अधिकांश लोगों की हैं कि क्या कहीं आफ्ताब बच तो नहीं जाएगा। सब कुछ दारोमदार पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर है।